नंबर जो है 3 पढ़ेंगे। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, चैप्टर नंबर 1 हमने फूड एंड ह्यूमन हेल्थ पढ़ा था, तो उसमें हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। अब मैं टाइम को कम करने के लिए जो है नोट्स पहले ही लिख रखा हूँ यहाँ। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि चैप्टर कितने नंबर का है। तो देखिए ये चैप्टर 3 नंबर का है पूरा, और 3 नंबर में से इसमें से एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा, इन नोट्स को आप उतार भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जेनेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, परिभाषा इसमें कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव के अंदर जो लक्षण होते हैं, सजीव में सभी प्राणी आते हैं जो जीवित हैं, जिन्हें सजीव कहते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। और उनके लक्षण और उनकी विभिन्नताएं कई प्रकार से देख सकते हैं, आकार, आकृति, ठीक है, मानव है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। अब आनुवंशिकी को मैंने बताया आपको कि आनुवंशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था वो बैटसन ने किया था सन 1905 में। तो यहाँ मैंने लिख रखा है सन 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आनुवंशिकी का, जेनेटिक्स का प्रयोग किया था, सॉरी। अब आता है थर्ड में आनुवंशिक लक्षण। तो देखिए आनुवंशिकी की परिभाषा हमने देखी। अब आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन के समय युग्मकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होना, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने वाले लक्षण जो कहलाते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब हुआ कि जो जनक पीढ़ी है उससे संतति पीढ़ी में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण। जनक पीढ़ी से हम क्या समझेंगे, जनक पीढ़ी होते हैं माता पिता और संतति पीढ़ी होती है उनके बच्चे, ठीक है। इसके बाद में 4th नंबर आता है वंशागति। तो वंशागति क्या होती है, देखो कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का संचरण। वंशागति का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और हेरिडिटी शब्द जो है, वंशागति शब्द जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने सन 1863 में किया था। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है मेंडलवाद। तो देखिए ये जो भी हम सारा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो इन वैज्ञानिक के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो नाम आपके सामने है, ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्होंने 3 नियम दिए थे और 3 नियमों के आधार पर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो देखिए आगे मेंडलवाद क्या है। ग्रेगर जोहन मेंडल नामक जो वैज्ञानिक है उनका जन्म सन 1822 में हुआ था, और 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1884 में। तो देखिए इस कारण इनको आनुवंशिकी का क्या कहलाते हैं, जनक कहते हैं। और इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था इनका जन्म। मैंने लिख रखा है यहाँ, देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद में देखिए इनके थोड़े जीवन के बारे में, मेंडलवाद का मतलब होता है कि इनके जीवन के बारे में बता रखा है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो 1842 में 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री वह इन्होंने प्राप्त की, और 1843 में जो ऑस्ट्रिया जो ये शहर था, इसके ब्रुन शहर जो में उसमें चर्च के अंदर एक क्या बने, पादरी बन गए। चर्च के अंदर पादरी बनने का मतलब है जो जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी होते हैं, वैसे चर्च में भी पादरी कहलाते हैं। फिर सन 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब देखिए इससे पहले हम एक चीज पहले पढ़ेंगे क्या, कि जब ये चर्च में पादरी बने थे, तो चर्च में पादरी बनने के बाद में क्या हुआ कि जो उसमें उद्यान था उसमें मटर के पौधे इन्होंने उगाए, और उन मटर के पौधों के ऊपर इन्होंने 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। सन 1856 से 1863 तक उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किए।
अब उन प्रयोगों को इन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष एक शोध पत्र में प्रस्तुत किया लिखकर। तो 1865 में जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, और वो सोसाइटी जो थी उसने 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से उन प्रयोगों को क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया, क्योंकि वो प्रयोग बिल्कुल सही पाए गए। और फिर इसी आधार पर इन्होंने जो है नियम प्रतिपादित किए। 3 नियम थे ये, और तीनों नियम प्रतिपादित करने के बाद उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारे सामने थोड़ा सा इनका जो है परिचय, 2-4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। आगे देखिए स्टूडेंट सब, उसके बाद में मेंडलवाद जो खत्म होता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए मेंडल ने जो प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए थे और जो प्रयोग किए थे, उनके आधार पर उन्होंने कि मेंडल सफल क्यों हुआ इन प्रयोगों में। तो देखिए 3 कारण थे इसके। 3 कारण क्या क्या थे कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशागतिकी का अध्ययन करना। कि इन्होंने क्या किया कि अगर लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार में लंबाई का ही अध्ययन कर किया इन्होंने, अगर रंग का अध्ययन कर रहे हैं तो रंग का ही अध्ययन किया, अगर ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं तो फिर ऊंचाई का ही अध्ययन किया। तो एक समय में इन्होंने एक ही लक्षण को पकड़ा, ना कि एक समय में अलग अलग लक्षणों की वंशागतिकी का अध्ययन किया। इसलिए पहला कारण था इनका सफल होने का। दूसरा कि इन्होंने जो भी प्रयोग किए संकरण प्रयोगों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया, मतलब उनको एक नोट्स के रूप में ये उतारते गए कि मैंने ये प्रयोग किया और इससे ये मुझे निष्कर्ष प्राप्त हुआ, ठीक है। तीसरा था कि इन्होंने जो पादप जो लिया था मटर का, वो बहुत सावधानी पूर्वक चुनाव किया था उसका, उसमें बहुत लक्षण थे अच्छे अच्छे, जिसके कारण इनको सफलता मिली। अब देखिए कि मटर के पादप का चयन क्यों किया इन्होंने, क्या उसका फायदा मिला इनको। सबसे पहला है कि मटर का पादप जो होता है 1 वर्षीय पादप होता है, 1 वर्ष में दोबारा उगाया जा सकता है, इसलिए इसमें 1 वर्ष में ही बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन, 1 वर्ष में या बार बार इसमें बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन जो है जल्दी किया जा सकता था। दूसरा आता है कि ये जो मटर का पादप होता है ये द्विलिंगी पादप होता है, इसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, नर और मादा, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्वयंपरागण करवाने के कारण संयुग्मजी पादप प्राप्त होते थे। संयुग्मजी का मतलब बिल्कुल एक जैसे, और शुद्ध वंशक्रम इसमें जो है पाया जाता था, शुद्ध वंशक्रम पाया जाता था। शुद्ध वंशक्रम का मतलब है बिल्कुल ओरिजिनल जो पेड़ पादप जो है वो प्राप्त किया जाता था। तीसरा था इसमें कि विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम परपरागण भी इसमें आसानी से किया जा सकता था, ठीक है। एक विधि आती है विपुंसन विधि, जिससे कृत्रिम परपरागण करवा सकते हैं हम, जो है लैब्स में काम आती है वो, ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है ये। चौथा आता है मटर के पादप में 7 विपर्यासी लक्षणों के जोड़े थे, और ये ही इनका सबसे मुख्य पॉइंट था, मेन पॉइंट, जिसके आधार पर इन्होंने नियम दिए कि उसमें 7 विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते थे, जिसमें से प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। सबसे पहला आता है इसमें पादप की ऊंचाई। ऊंचाई का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें 2 चीजें आती है, लंबाई और बौनापन। तो लंबाई जो होता है ये वाला लक्षण क्या हो जाता है, प्रभावी, और ये वाला लक्षण हो जाते हैं अप्रभावी। देखिए मैं चैप्टर आपका थोड़ा ज्यादा टाइम का नहीं हो, इस कारण से मैं पहले ही नोट्स तैयार करके और बोर्ड पे कंप्लीट रखता हूं, तो उसको आप जो है नोट्स को उतार भी सकते हैं, और जल्दी हमारा जो है टाइम थोड़ा कम लगेगा इस चैप्टर में। दूसरा आता है पुष्प की स्थिति। अब आप पूछोगे कक्षीय और अग्रस्त क्या होता है। तो देखिए आपने पेड़ देखा होगा, ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ ये पेड़ जैसे तो देखिए मैंने इसमें 2 चीज बनाई, दो जगह इसमें फूल लगाए मैंने। ये जो फूल लग रहा है यहाँ पुष्प, ये तो कहलाता है अग्रस्त, और ये जो नीचे लग रहा है पुष्प ये कहलाता है कक्षीय। कक्षीय का मतलब पेड़ के अंदर कक्ष में, और अग्रस्त का मतलब सबसे ऊपर। तो ये हम इसका जो है डेफिनेशन समझ सकते हैं कक्षीय और अग्रस्त का, जिसमें से कक्षीय प्रभावी होता है और अग्रस्त क्या होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। परिपक्व फली की आकृति इसका तीसरा आता है, तीसरे नंबर का, जिसमें कि फली जो होती है मटर की वो फूली हुई है या फिर पिचकी हुई है। संकीर्णित का मतलब पिचकी होना। चौथा आता है इसका अपरिपक्व फली का रंग।
तो अपरिपक्व जो फली है, जो पकी हुई नहीं है, अपरिपक्व का मतलब जो पकी हुई नहीं है, तो वो हरी है या पीली है। ठीक है, तो हरी हुई तो वो प्रभावी हो गई और पीली हुई तो वो अप्रभावी हो गई। पुष्प का रंग, पुष्प बैंगनी है या सफेद है, आप देख के बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीज की आकृति, बीज देखो मटर के अंदर जो दाना निकलता है उसे ही हम बीज कहते हैं। तो बीज गोलाकार है या झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब गोलाकार तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सेफ अच्छी दिखेगी। कई बार आप घर में भी देखते हो कि मटर जो है, हमारी माता जी मटर छीलती रहती है, तो हम जो गोल मटोल बीज जो मटर के वो होते हैं उनको लेके और फटाफट खा जाते हैं, और जो बेकार होता है चिपका हुआ झुर्रीदार उसको हम नहीं लेते। तो आप उसको आराम से पहचान सकते हैं। फिर सातवां आता है बीज का रंग, बीज का रंग पीला है या हरा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं बीज को देख के पीला है या हरा है। तो इस प्रकार से आपके ये 3 टॉपिक यहाँ क्लियर होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं और मेंडलवाद। तो स्टूडेंट्स अब आगे हम देखेंगे कि मेंडल की वंशागतिकी के नियम क्या हैं। देखिए, मेंडल ने वंशागतिकी के 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। 3 प्रकार के इसमें नियम दिए। पहला नियम आता है प्रभाविता का नियम। तो देखिए, प्रभाविता का नियम नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि प्रभावी तो आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए यह जो नियम था वो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित था, कि एक ही लक्षण की वंशागतिकी का अध्ययन हो रहा था इसमें। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी संयुग्मजी पादपों का संकरण करवाया जाता है तो प्रभावी लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। और जो प्रभावी लक्षण हमें सबसे पहले प्राप्त होते हैं उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, और इस पीढ़ी के बाद में जो लक्षण हमें प्राप्त होते हैं उसे हम F2 पीढ़ी कहते हैं, वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से प्राप्त होते हैं और कैसे संकरण करवाया जाता है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। देखिए कि इसमें सब हमको फिक्स बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें संकरण करवाया जाता है संयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों के बीच में। तो समयुग्मजी लंबे को हम बताएंगे बड़े टी से, और समयुग्मजी बौने इसको हम बताएंगे छोटे टी से। तो ये तो प्रभावी लक्षण हो गया और ये अप्रभावी लक्षण हो गया। अब हम कहते हैं कि एक टी तो हम इधर से ले लेते हैं और एक टी हम इधर से ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। दोनों को हमने मिला दिया। ये देखिए, ये हमें प्राप्त हो जाती है F1 पीढ़ी और ये होती है P पीढ़ी, जिसको हम पेरेंट्स पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो होंगे 100% लंबे होंगे पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं, 100% लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो ये F1 पीढ़ी हो गई, और इस तरीके से जो है आप इस नियम को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, आराम से आपके समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड नियम। इसका सेकंड नियम होता है इसका पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इस नियम में देखिए क्या बता रखा है कि F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, इसमें फिर दोबारा से क्या होता है, अलग अलग जाते हैं, संकरण हो जाता है, और ये इस प्रकार से हो जाता है। थोड़ा मैं आपको पूरा डिटेल में चेकर बोर्ड बना के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो प्रभाविता का नियम किया था उसको ऐसे कैसे हमको डिक्टो करना है। देखिए, समयुग्मजी लंबे और विषमयुग्मजी बौने। तो बड़ा टी और छोटा टी। इससे हमने एक टी ले लिया, इससे हमने एक टी ले लिया, दोनों को मिला दिया,
अब ये हमें क्या हो गया, विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त हो गए। F1PD। अब दोबारा से क्या है, ये पृथक हो जाते हैं। अब देखिए ये जो सेकंड नियम है ना, इसके कारण क्या हो जाता है कि जो F2PD आती है उसमें बौनेपन का लक्षण दोबारा से दिखने लग जाता है। देखिए कैसे, ये तो होता है मादा का निशान प्लस, और ये होता है नर का। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये ऐसे कैसे उतारना है, बड़ा टी छोटा टी, इधर उतार दो बड़ा टी छोटा टी। और देखिए इनको कैसे किस प्रकार से मिलाते हैं। सबसे पहले इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा टी, फिर इसको इससे मिलाना है, बड़ा टी छोटा टी, फिर इसको इससे मिलाना है, बड़ा टी छोटा टी। तो देखो प्रभावी लक्षण पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर इसको इससे मिलाना है, छोटा टी छोटा टी। तो देखिए ये लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया क्योंकि प्रभावी आ रहा है इसमें, ये भी लंबा हो गया क्योंकि इसमें भी प्रभावी आ रहा है, और ये क्या हो गया, बौना हो गया। तो ये अब हमारे पास में देखो बौनेपन का लक्षण इसमें प्रकट हो गया। तो इसका अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो देखिए लक्षण प्रारूप आपको दिख रहा है कि 3 तो लंबे हैं और 1 बौना है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाता है इसका 3:1। और जीन प्रारूप में एक तो संयुग्मजीय लंबा है, 2 विषम युग्मजीय लंबे हैं और 1 संयुग्मजीय बौना है। तो देखिए 1:2:1। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ये बड़ा टी तो हो गया संयुग्मजीय लंबा, बड़ा टी छोटा टी हो गया विषम युग्मजीय लंबा, और छोटा टी हो गया समयुग्मजीय बौना। और ये जो होती है हमें F2PD प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सेकंड नियम जो है इसको देखते हैं, और बिल्कुल ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लेना। सेकंड नियम में आपको फर्स्ट नियम भी मिल जाता है सॉल्व। अभी हमने सेकंड नियम जो है इसका पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। देखिए संकर पूर्वज संकरण, F1PD का संकरण जो है दोनों जनकों में से किसी एक से करवाया जाता है, तो इसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। दोनों जनक से आप जानते हैं बड़ा टी छोटा टी, ये 2 जनक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया। मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है, देखिए 2 प्रकार में। पहला आता है बाह्य संकरण, तो जैसे ये बोलेगी परिभाषा वैसे वैसे हमको काम करना है। तो F1PD का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, उसे तो हम कहते हैं बाह्य संकरण। तो देखिए इसमें प्रभावी जनक के साथ आप संकरण करवाइए। ये F1PD ले लिया आपने, और ये प्रभावी जनक ले लिया। ये F1PD में से अलग अलग कर दिए दोनों को, प्रभावी जनक में से बड़ा टी ले लिया। अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो ये देखिए चेकर बोर्ड में हम क्या करेंगे, ये हो गया मादा, ये हो गया नर। मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ा टी ये छोटा टी यहाँ गया, ये बड़ा टी यहाँ गया। बड़ा टी को मिलाते हैं इधर से, बड़ा टी छोटा टी को। तो देखो ये तो हो गया समयुग्मजीय लंबा, और ये हो गया विषम युग्मजीय लंबा। तो आप कैसे बताएंगे, मैंने बताया था लक्षण प्रारूप तो बाह्य प्रतीति जो दिख रही है वो, और जीन प्रारूप उसकी अंदर का, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप देखिए इसका, लक्षण प्रारूप में क्या हो जाएगा, लंबे तो 1:1,
दोनों पौधे 50% 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जीन प्रारूप में देखो 50% तो समयुग्मजी लंबे और 50% विषमयुग्मजी लंबे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप इसको बनाओगे एक बार तो आपको और भी ढंग से समझ में आएगा। अब आता है परीक्षण संकरण। तो देखिए इसमें तो हमने प्रभावी जनक के साथ F1PD का संकरण करवाया था, इसमें हम अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। तो देखो ये हो गई F1PD, ये हो गया अप्रभावी जनक बोना लंबा, ये भी लंबा था और ये भी लंबा। ये विषमयुग्मजी लंबा, ये समयुग्मजी बोना। ये इसमें से T ले लिए, ये T ले लिया, इधर से ये T ले लिया। बनाइए चेकर बोर्ड। ये मादा, ये नर। ये देखो ऐसे कैसे जमा देंगे और ये T यहाँ आ जाएगा। तो बड़ा T छोटा T छोटा T छोटा T, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये तो हो गया लंबा। कौन सा लंबा? विषमयुग्मजी लंबा। और ये हो गया बौना। कौन सा? समयुग्मजी बौना। तो देखिए इसका लक्षण प्रारूप क्या होगा? 50%। तो लंबे व 50% बौने पौधे प्राप्त होंगे। ये तो गया लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप 50% तो विषमयुग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बौने। ये आपके दोनों का तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर ये काम आप करके आते हैं एग्जाम में तो आपके एक भी नंबर कटने की संभावना खत्म हो जाती है। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कैसे कि संकर पूर्व संकरण को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों को भी बताइए। तो आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा नियम मेंडल का, और उसके बाद एक टॉपिक और है, तो हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेंडल की वंशागतिकी का तीसरा नियम क्या है? तीसरे नियम के अनुसार यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण का मतलब कि एक बार में दो लक्षणों की वंशागतिकी का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है। अब इसकी नियम आता है कि यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागतिकी का दूसरे लक्षण की वंशागतिकी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कि एक लक्षण अपनी अभिव्यक्ति अलग दर्शा रहा है, दूसरा अलग दर्शा रहा है, स्वतंत्र पृथक पृथक रूप से जा रहे हैं बिल्कुल। तो इसलिए इसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहते हैं कि बिल्कुल अलग अलग जाते हैं, एक लक्षण दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। तो देखिए इसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो बड़ा वाई और बड़ा आर है, छोटा वाई छोटा आर, तो बड़ा वाई तो पीले का साइन है और बड़ा आर गोलाकार का साइन है, छोटा वाई हरे का साइन है और छोटा आर झुर्रीदार का साइन है। मैंने आपको पहले बता दिया था पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार क्या होता है, जब मैंने आपको वो 7 विपर्यासी लक्षण समझाए थे। अब आगे देखिए, इसमें से हमने एक वाई ले लिया, इसमें से एक आर ले लिया बड़ा, इसमें छोटा वाई छोटा आर, इनको यहाँ पर जमा दिया तो वाई वाई एक साथ कर लिए और आर आर एक साथ कर लिया। ये हमें F1PD प्राप्त हो गई। F1PD को जब हम स्वपरागण करवाते हैं, पहली बात ये जानना कि F1PD में जो भी पादप प्राप्त होंगे वो सभी पीले गोलाकार प्राप्त होंगे, पीले गोलाकार प्राप्त होंगे। अब हमने इनको इन पादपों में स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण में देखिए हमने स्वपरागण में हमें कुछ नहीं करवाना, ये वाई है इसका आर से बड़े आर और छोटे आर से करवाना है और छोटे वाई का बड़े आर और छोटे आर से करवाना है। तो देखिए बड़ा वाई बड़ा आर ये आ गया, बड़ा वाई छोटा आर ये आ गया, फिर छोटा वाई
तो इसमें छोटा वाई बड़ा आर ये आ गया, छोटा वाई छोटा आर ये आ गया। अब इनको ऐसे ही ऐसे इस सीक्वेंस में जमाना है और इस सीक्वेंस में जमाना है। देखिए जमाइए, यहाँ से लीजिए बड़ा वाई बड़ा आर, छोटा बड़ा वाई छोटा, छोटा वाई बड़ा आर, फिर ये ले लीजिए छोटा वाई छोटा। इसी प्रकार से ये जो लाइन जमाई है इसको ऐसे कैसे यहाँ जमाना है, बड़ा वाई बड़ा, बड़ा वाई छोटा, छोटा वाई बड़ा और इधर से छोटा वाई छोटा। यहाँ मैंने आपको बता रखा है मादा का और नर का आपको निशान जरूर लगाना है। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल ऐसे कैसे इनको मिलाते जाना है सबको, और ये हमारा नियम बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। बस हमें ये लाइनें जो है यहाँ से निकालनी है और इनको यहाँ जमाना। तो देखिए बड़ा वाई बड़ा आर और बड़ा आर, ठीक है, ये हो जाता है पीला गोलाकार। जहां पर एक भी लक्षण अगर एक भी आपको प्रभावी दिखता है तो वो तुरंत प्रभावी में आएगा। इसको मिलाइए बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, ये भी क्या हो जाता है पीला गोलाकार। क्योंकि ये बड़ा आ रहा है ना तो गोलाकार हो जाएगा, ये प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी को दबा दे। इनको करिए बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर, ये भी क्या हो जाएगा पीला गोलाकार। अब देखिए बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, ये भी पीला गोलाकार। यहाँ जाइए बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, पीला गोलाकार। इसको इससे मिलाइए बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर। तो देखिए अब यहाँ छोटा आर आ गया, तो ये हो जाएगा पीला झुर्रीदार। अब नंबर 3 बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, ये हो जाएगा पीला गोलाकार। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर देंगे पूरे को। देखिए मैं कर देता हूं एक बार। अब मैं इनके नाम लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा पीला गोलाकार, क्योंकि प्रभावी लक्षण आ रहे हैं। जहां प्रभावी दिख रहा है यानी बड़ा वाई और बड़ा आर जहां दिख रहा है ना, तो वहां प्रभावी आएगा तुरंत। ये हो जाएगा, देखो ये छोटा वाई है और ये बड़ा आर है, तो यहाँ हरा गोलाकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हरा गोलाकार। ये क्या हो जाएगा पीला गोलाकार। उसके बाद में ये पीला झुर्रीदार, फिर ये हो जाएगा हरा गोलाकार और ये हरा झुर्रीदार, क्योंकि इसमें दोनों ही अप्रभावी लक्षण है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात निकालने के लिए सीधा सा आप गिन लो पीले गोलाकार कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9, तो ये 9 तो पीले गोलाकार हो गए, 9 अनुपात। अब पीले गोलाकार के बाद में आपको क्या दिख रहा है देखिए, तो पीले गोलाकार के बाद में हमको दिख रहा है यहाँ पीला जोड़ीदार। तो पीले जोड़ीदार में देखो 1 2, फिर देखिए ये रहा 3, तीसरा अनुपात। अब आता है पीले जोड़ीदार खत्म होने के बाद में हरा गोलाकार। तो हरा गोलाकार में देखो 1 2 और 3, ये आ गया। और अब सबसे लास्ट में बचता है हरा जोड़ीदार, तो ये इसका अनुपात हो गया लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात के बाद में जीन प्रारूप अनुपात आता है। तो जीन प्रारूप अनुपात में देखिए आप बिल्कुल सेम जो है देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात के बाद में हम जीन प्रारूप अनुपात निकालते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं कि इसमें जो आपको सेम दिख रहा है, जैसे बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा आर, ऐसा अगर इसमें कहीं भी है तो आप देख के उसको काउंट कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ देख कर और सारे काउंट करके अगर आप देखोगे, ये काम आपको खुद को करना है। तो 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 इसका अनुपात आता है, रेशो आता है। और इस प्रकार से आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है ये नियम भी। इसके बाद में एक टॉपिक आता है इसमें कि जो है क्या कमियां थी या फिर कुछ भी जो भी आपके लास्ट में बुक में है, सबसे लास्ट में इसका टॉपिक, तो उसको आपको देखना है, उसको आपको याद करना है अच्छे से। और जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो को आप देख के और उसको समझ सकते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर, और नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अच्छे क्वेश्चन आप इसमें से बना सकते हैं।